मतलब स्टिल मैं सुबह से सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास शब्दों की आज कमी हो गई है। लेकिन पॉजिटिव जिंदगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पॉजिटिव एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठा होते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग्स करते हैं और उससे सोसाइटी को कुछ देने का प्रयत्न करते हैं, सोसाइटी में पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। लाइक दैट हमारे कुछ कोर प्रोजेक्ट्स है, जैसे ट्री प्लांटेशन। हमारा इस साल का टारगेट है 5000 ट्रीज। ऑलरेडी वी रीच ऑन 1500। हम ट्रैफिक के काम करते हैं, दैट इज अ लीड बाय मिस्टर परेश दवे टीम एंड हम जीव दया का काम करते हैं, दैट इज अ लीड बाय मिस्टर ऋषभ शाह। सो हर एक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स हैं और वो लोग काम करते हैं। हम लोग ऐसे कुछ डेज सेलिब्रेट करते हैं जहां से सोसाइटी में इम्पैक्टफुल, मतलब हम भाषण प्रवचन में इंटरेस्ट नहीं रखते, हम परिणाम लक्ष्य काम में इंटरेस्ट लेते हैं और सबके सपोर्ट से काम करते हैं। Already we have a members in Mumbai, we have a members in Visakhapatnam, we have a members in Chennai, Kolkata, definitely in Gujarat तो है ही। तो ये एक सोशल नेटवर्किंग है जहां लोग एक दूसरे से पहचान बनाते हैं। सब बाय डिफॉल्ट बिजनेस इज देयर, एक दूसरे के ब्रांड एम्बेसडर है और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस और थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में। दैट इज द पॉजिटिव जिंदगी ऑल अबाउट। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.positivejindagi.in, राइट? एवरीथिंग इज देयर। और सभी फ्रेंड से एक रिक्वेस्ट है कि आप आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डालें ताकि हम इस वीडियो रिकॉर्डिंग और पूरी जो डिटेल है वो हम आपसे शेयर कर सके, फ्यूचर प्रेजेंटेशन शेयर कर सके, ताकि आप भी हमसे मिलके पॉजिटिविटी शेयर कर सके। सो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सब एक्साइटेड है। और सजीव सर, मैं आपको स्पेशल कहना चाहूंगा, ये एक थॉट आया था हम 3 लोगों के मन में आज से 10 दिन पहले, और हम 3 लोगों से हमने जूम मीटिंग स्टार्ट की थी और फिर हमको जूम का पैकेज 2 बार अपडेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ स्पीकर्स लाइक यू। और आज हमको फिर से अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी 499 and some 20-30 people are already in waiting room. So ये सब आपकी वजह से है सर। और मैं क्या कहूँ सर, अब मैं सजीव सर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं लगभग 15 साल से उनके साथ कनेक्टेड हूँ। उनके लगभग 20 से ज्यादा सेमिनार्स मैंने फिजिकली अटेंड किए हुए, बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। ही इज अमेजिंग पर्सन। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि ये जूम मीटिंग में मैं डांस करके उनको बुला नहीं सकता, लेकिन इतना एक्साइटेड हूँ। अब मेरी लिमिटेशन है क्योंकि वो वायर भी तो कम है ना, ऑडियो का वायर, वरना मैं अभी उनको डांस करके बुला लेता, मैं वो गीत भी बजा लेता कि वी विल रॉक यू, राइट? लेकिन द ड्रीम, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं, मेरे फेस पे देखेंगे मेरा एक्साइटमेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट? लेकिन आप लोगों को बहुत मजा आएगा और ये आने वाला 1 घंटा डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे जीवन को 360 डिग्री चेंज होगा। क्योंकि अब मैं क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी में उनके थ्रू बहुत सारे पॉजिटिव आए हैं, परिवर्तन आए हुए हैं, मैं फील कर रहा हूं। और इतना आया है कि मतलब शायद कितने बड़े बड़े सेमिनार और बुक्स नहीं कर सके वो सजीव सर की स्पीच और उनसे कनेक्शन की वजह से मैं ये कर पाया हूँ। सो सर, थैंक यू सो मच। आपके वजह से मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी है और आज एक प्लेटफॉर्म है कि जो मैंने पाया है तो डेफिनेटली वो सबकी जिंदगी में हो। सजीव सर, आपकी परमिशन लूंगा, 2-3 अपने पुराने फ्रेंड से उनसे कहूंगा कि वो भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करे। तो आई थिंक मिस्टर संदीप जातोर, कैन यू शेयर सम 1 or 2 लाइन प्लीज? ओह, संदीप ही है, अच्छा। थैंक यू सो मच। क्या बताऊं, दिसंबर 2011 वो फेसबुक का कनेक्टिविटी और आज मेरी जिंदगी में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, राइट? मेरी भी सेम हालत है कि मैं भी डांस नहीं कर सकता, मेरी भी सेम हालत है कि मैं वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता, राइट? लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो सजीव सर वो शख्सियत हमारी जिंदगी में है और ये ब्लेसिंग परमात्मा करे लाइफ टाइम बनी रहे। थैंक यू सो मच। संदीप भाई, आप कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं और पावन जटोर दोनों फैंटास्टिक सजीव सर के साथ दिसंबर 2011 से एसोसिएट है। वाह, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक दो शब्द मिस्टर तेजस सोनी मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा। तेजस भी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
ओके, इफ अगर परेश राखोलिया इस मीटिंग में है तो प्लीज रेज योर हैंड. परेश भाई दवे प्लीज देखना, अगर परेश राखोलिया हैंड रेज करते हैं तो प्लीज आप देखना, तो प्लीज. यस तेजस भाई. नहीं सर, आपका वॉइस, तेजस्वी आपका वॉइस नहीं आ रहा है. પરેશ ભાઈ નથી સર. परेश भी नहीं है ना. પિયુષ ભાઈ છે. पीयूष भाई आर यू देयर? पीयूष भाई मकवाणा. પિયુષ ભાઈ છે. पीयूष भाई ने प्लीज अनम्यूट करजो ने तो એમની ફીલિંગ આપણે શેર કરી શકીએ. પિયુષ ભાઈ મકવાના પ્લીઝ. यस पीयूष भाई. यस सर. બે શબ્દ પ્લીઝ સર. हाँ. हिंदी. सजीव नायर जी को तो सुनने हम लोग मतलब यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर जाके सुनने को जाते थे, और उनको सुनना मतलब इट्स ऑनर. और मतलब वो तो जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि अभी तो सब लोगों को लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं उनके बारे में. यस. लेकिन उनको सुनना मतलब वो मतलब प्राउड होगा आपको कि आपने उनको सुना है. और लाइफ में बहुत सारे चेंज आएंगे, अभी थॉट प्रोसेस में बहुत सारे चेंज आएंगे. मतलब पीयूष भाई मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ, आपके पास भी शब्द की कमी है, आप आपकी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे, मैं आपकी बात से समझ सकता हूँ. एक्सीलेंट. हाँ. एनीवेज उनको मतलब 50,000 की ग्रुप में भी सुना है, और 10 लोगों की ग्रुप मीटिंग में भी उनको सुना है मैंने. yes, definitely. So I understand. Thank you पीयूष भाई. So I think let's मतलब बाकी लोग समझ ही गए होंगे हमारी परिस्थिति क्या है, कि हमारे पास वर्ड्स नहीं है, डिक्शनरी कम पड़ रही है सर को इंट्रोड्यूस करने के लिए. लेकिन सर थैंक यू सो मच अगेन. पॉजिटिव जिंदगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है सर. एंड नाउ द स्टेज इज योर्स सर, प्लीज. थैंक यू सो मच सर. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरे ख्याल से ये जब हमने बात किया इसके बारे में, कौशल तो मुझसे ये पॉजिटिव जिंदगी के बारे में पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से बात कर रहा था, और पता नहीं उससे पहले ही आपने शुरू किया होगा डेफिनेटली. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एक मेरे ख्याल से एक मूवमेंट है, यानी कि इस तरह का मूवमेंट ही देश को आगे लेके चलेंगे. ये तो समझना चाहिए कि भारत आज के दिन में जो सिचुएशन है कोरोना की वजह से, वो सिचुएशन तो आप निकाल दो, तो बाकी तो अगर आप देखें तो ये ग्रोथ पाथ में हम पिछले 5-6 साल से हम चल रहे थे. और डेफिनेटली देखें तो इकोनॉमिक्स के मुताबिक अगर आप देखें तो 4% जीडीपी ग्रोथ, और कुछ लोग कहते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं हो रहा है, लेकिन जितना भी जीडीपी ग्रोथ हमारा था वो कंपेयर टू दूसरे देशों में से कंपेयर करें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा था. तो मेरे ख्याल से मैं हर एक सेमिनार और हर एक इवेंट में मैं रिपीटेडली कहता हूँ, यानी कि जो 1975 में अमेरिका का जो स्टेज था, 1975 to 1995 अमेरिका में जो कहते थे बेबी बूमिंग पीरियड. बेबी बूमिंग पीरियड इसलिए कहता था क्योंकि 1975 में अमेरिका में जो एवरेज एज जो था वो 25 से लेके 29 के बीच में था. मुझे तो लग रहा है 27 ऐसा कुछ था 1975 में. तो 1975 में अगर एक देश का एवरेज एज 25 या 26 और 29 है तो उससे मतलब क्या है? मतलब ये है कि उस देश का मेजॉरिटी लोगों का मैक्सिमम इनकम कमाने वाले 20 साल होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट 20 साल में ये लोग मैक्सिमम इनकम कमाएंगे. यानी कि 25 to 45, 25 to 65 इज द टाइम जब आप लोग आपके जिंदगी में मैक्सिमम कमाते हैं. तो इसलिए अमेरिका को उस टाइम पे हम कहते थे कि बेबी बूमिंग पीरियड है, और अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर उस टाइम बना. अगर आप बैकग्राउंड देखें तो चाइना में भी वही हुआ था. चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ और एज के बीच में बहुत क्लियर कट कनेक्टिविटी है. उस सिचुएशन में अगर आप देखें तो आज वो बारी आ चुके हैं इंडिया के हाथ में, क्योंकि इंडिया में एवरेज एज 28 है.
तो आने वाले 20, 25, 30 साल तक ये जो लोग अब 25 साल का उम्र 25 साल का है या 20 साल का है, ये सब यंगस्टर्स का अर्निंग का जो टाइम है वो साल शुरू होने का. So that is how we generally say GDP, gross domestic product. GDP यानी कि total income generated by all the people in the country. तो वो बढ़ने का टाइम है आने वाले जो 25 साल 30 साल तक. और कोरोना हमारे लिए तो डेफिनेटली आज के दिन में जो चल रहा है डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है और बहुत डिसअपॉइंटिंग भी है. किसी ने भी प्रिपेयर नहीं किया, किसी ने सोचा भी नहीं था. और अमेरिका जैसा एक एडवांस कंट्री और इटली जैसा एक देश जहां पे हेल्थ केयर में इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी ये कभी सोचा भी नहीं था इस तरह का एक सिचुएशन के लिए, वो भी प्रिपेयर्ड नहीं था. कंपेयर टू दम इंडिया इज मच मोर बेटर इन पोजीशन. तो ये कोरोना के बाद क्या होने का है उसके बारे में तो बहुत सारे डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट उनका राय दे रहे हैं. उसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे मे बी एट द एंड ऑफ द सेशन. लेकिन जो पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि जो भी है भारत का मेजर एडवांटेज क्या होता है कि भारत एक आत्मीय क्षेत्र है, दिस इज अ स्पिरिचुअल लैंड. तो जो दुनिया का स्पिरिचुअल कैपिटल यही है. कोई दुनिया में दूसरे कोई देश में कोई श्री श्री रविशंकर और सदगुरु या बाबा रामदेव जैसा कोई भी दुनिया का कोई दूसरे देश में नहीं है. अगर कोई भी ऐसे हुआ है पुराने दिनों में यानी कि पिछले दिनों में, तो वो भी महर्षि महेश योगी, वो यूएस से वो भी इंडियन था. तो रजनीश भी इंडियन था. तो इंडिया का तो जो ओरिजिन जो अगर आप देखिए तो स्पिरिचुअल बेस है. तो इसलिए जो भी होता है वो सब चीजें मेरे ख्याल से इंडिया तक पहुंच के वो तो खत्म होता है. अगर आप देखें तो पोलियो के बारे में देखो, स्मॉल पॉक्स के बारे में देखो, प्लेग के बारे में देखो, ये तीनों महामारियां इंडिया में आके खत्म हुई. तो इंडिया में कोई दवा नहीं, वहां का जो वैक्सीन नहीं क्रिएट नहीं किया, लेकिन इंडिया वाज द फाइनल डेस्टिनेशन. सो यही यूएन भी और WHO भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया ही इसके लिए एक सोल्यूशन लेके आएंगे. लेकिन हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस ग्रुप में जो भी है वो सब मेरे ख्याल से मेजोरिटी तो बिजनेसमैन है. इसलिए मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अच्छा वर्ड नहीं है इस दौरान, लेकिन फिर भी इंडिया के लिए एक बड़ा एक फ्यूचर के मैं देख रहा हूँ. यानी कि आज ही देखो यहाँ का जो सबसे सस्ते जो चीज जो होता है पैरासीटामोल, उसके लिए पूरा दुनिया इंडिया के सामने आके खड़े हो गया. तो क्लोरोक्विनोन तो छोड़ दो, पैरासीटामोल के लिए भी इंडिया के ऊपर आने के लिए शुरू कर दिया लोग. सेकंड जो बात है जो एंटी चाइना यानी कि पूरे दुनिया में चाइना के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स बढ़ चुके हैं वो डेफिनेटली इंडिया के लिए बेनिफिशियल बन जाएगा. मेरे ख्याल से कोरोना का इम्पैक्ट कितने दिन के लिए कितना महीने के लिए होगा वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो मेरे ख्याल से भारत वर्जन 2 हम देखेंगे. और वो भारत वर्जन 2 जैसा एक वर्जन क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव जिंदगी जैसा नेटवर्क का जो योगदान बहुत ज्यादा हो. यानी कि इस दौरान हमको पता नहीं है कितने महीने तक ये चलेगा, यानी कि 3 महीने 6 महीने 1 साल. इस दौरान लोगों को उस माइंडसेट में रखना, लोगों को उस माइंडसेट से आगे लेके विजन के बारे में सोच के रखना, ये सब चीजों के लिए गवर्नमेंट के लिए तो टाइम उतना नहीं होगा. वहां पे होता है पॉजिटिव जिंदगी जैसा ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर कंट्रीब्यूशन. जो लोग पहली बार मुझसे मिल रहे हैं उन लोगों के लिए मैं जरा 2 मिनट में इंट्रोड्यूस करता हूं. मेरा जो बैकग्राउंड जो है, मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएशन के बाद तो मैंने कॉर्पोरेट करियर BPL इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू किया. BPL इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है उस टाइम यानी कि 94 पे लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी था उस टाइम पे. लेकिन उसके बाद तो वो गायब हो गया. गायब इसलिए हो गया कि टाइम के मुताबिक चेंज नहीं हुआ. जो भी बिजनेस दुनिया भर में है, जितने भी अच्छा आप चल रहे हैं आज के दिन में, अगर टाइम के मुताबिक आप चेंज नहीं हुआ तो आप खत्म हो जाएंगे. जब मुझे याद है जब हम BPL के साथ हम लोग काम कर रहे थे
जब LG और सैमसंग इंडिया में आए उस टाइम हमने तो हमारे टॉप मैनेजमेंट मीटिंग में हमने रेस किया था कि ये तो सस्ते दाम में तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो उस टाइम BPL का जो हमारा मैनेजमेंट ने कहा नहीं छोड़ दो, कोरियन क्या करेगा, लेकिन वो कोरियन ने पूरा चीज मार्केट को वाइप आउट कर दिया। तो मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, यानी कि हमको पता भी नहीं है क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में भी। फ्यूचर के लिए यानी कि बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट चीज जो होता है, वो चीज जो होता है उसको कहता है फ्यूचर रेडीनेस। अगर हम फ्यूचर रेडी नहीं है, फ्यूचर के लिए हम तैयार नहीं है, तो हम खत्म हो जाएंगे। और एक चीज भी समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने जल्दी, जितने स्पीड फास्ट तरीके से जो चेंजेस दुनिया में चल रहे हैं, उससे भी फास्ट तरीके से आज के दिन में चेंजेस चल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमने तो एजेस चेंज कर दिया, यानी कि एग्रीकल्चर एज से हमने शुरू किया और इंडस्ट्रियल एज में आ गया। 1950 से लेकर हम इंडस्ट्रियल एज में आ गया। 2000 में अगर आप देखें तो हम इंफॉर्मेशन एज में चले, और आज के दिन में हम इंफॉर्मेशन एज में हम चल रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल एज में हम कहते हैं कि फार्मर्स वर द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एज। एग्रीकल्चरल एज का प्रोडक्ट्स था फार्मर्स, इंडस्ट्रियल एज का प्रोडक्ट्स था लेबर्स और एम्प्लॉइज, इंफॉर्मेशन एज का प्रोडक्ट्स है एंटरप्रेन्योर्स। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन ऑटोमेटिक आउटकम। डिफरेंस इतना ही है कि इंडस्ट्रियल एज में जो 50 साल में जो चेंजेस दुनिया में होते थे, वो चेंजेस अब होने के लिए 5 साल लगते हैं। यानी कि 50 महीने में जो चेंजेस होते थे, वो चेंजेस आने के लिए आज के दिन में 50 दिन की जरूरत है। और कहना यह है कि फ्यूचरिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो दुनिया भर में है, उनका कहना है कि 2020 से लेके 2020 साल से लेके वी आर गेटिंग आउट ऑफ इंफॉर्मेशन एज। क्योंकि इंफॉर्मेशन एज में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता था वो इंफॉर्मेशन। आज के दिन में हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या है? हमारा मेजर प्रॉब्लम एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है। हम तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड है। आप आपका व्हाट्सएप ग्रुप से आप खुद ही डिलीट कर रहे हैं, यानी कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको आ रहा है। तो इंफॉर्मेशन एज आज के दिन में तो खत्म हुआ है। 2020 से लेकर नए एज में, नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसको कहते हैं कॉग्निटिव एज, यानी कि थॉट एज और आइडिया एज। तो हर एक एज अगर आप देखें तो एक युग को अंत करके दूसरे युग शुरू करने के टाइम पे वो जो युग में जो भी उसका निमोनिक या उसका सिंबल्स जो भी थे, उसको कंप्लीटली डिमोलिश करते हैं, नया जो युग आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडस्ट्रियल एज का जो निमोनिक, इंडस्ट्रियल एज का जो सिंबल जो था, वो था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरीके से डिमोलिश हुआ। और क्यों, कैसे हुआ है? क्या लेके? किसी ने मिसाइल डाला? नहीं, सिर्फ टेररिज्म नाम का एक आइडिया यूज करके पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को खत्म करा दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो इंडस्ट्रियल एज का जो नमूना था, उसको खत्म करके नया एज शुरू हुआ, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। उस तरीके से देखे तो इंफॉर्मेशन एज का एंड में उसको खत्म करने के लिए आया हुआ है जो वायरस, और नया युग शुरू करने का है। और यहाँ पे हमको क्या सीखना क्या है, वो भी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे उस टाइम जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टेररिज्म ने खत्म करा दिया, उस टाइम दुनिया का मशहूर इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा, an idea has actually completely demolished the industrial age, the idea called terrorism। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोरोना वायरस क्या है? अगर आप देखें तो दिस इज द मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। तो यानी कि हमको जो सिग्नल यूनिवर्स हमको दे रहे हैं, वो सिग्नल ये है कि माइक्रो विल फिनिश ऑल द मैक्रोस। दिस इज व्हाट आई लर्न। यानी कि छोटे छोटे चीजें आपके बड़े बड़े चीजों को खत्म करा देंगी। ये छोटा चीज अब अमेरिका को खत्म करा दिया, इटली को खत्म करा दिया, तो यही चीज होने वाला है बिजनेस में भी। बड़े बड़े ह्यूज एंटरप्राइजेस जहां का ह्यूज कैपिटल, ह्यूज एसेट है, वो सब अब स्ट्रगल में जाएंगे। और छोटे मोटे आइडिया लेके जो आने वाला है, वो सब फ्लरिश हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव एज। आइडिया $1 बिलियन में वैल्यू करेंगे। कल हम एक जेनेटिक्स रिलेटेड एक कंपनी से बात कर रहे थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका सेल्स अगर आप देखें तो पिछले साल का सेल है 57 लाख, दैट्स ऑल। नए कंपनी है, 57 लाख। वैल्यूएशन अब ऑलरेडी 100 करोड़ पहुंच चुके हैं। उनके पास एक भी मशीन नहीं, सिर्फ एक आइडिया है।
जिनके पास मशीन है, जिन्होंने बड़े बड़े जेनेटिक लैब्स चलाया, वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको वो मशीन का कॉस्ट अब उनके लिए बर्डन बन रहा है, असेट्स बर्डन बन रहा है। आइडिया एज में, कॉग्निटिव एज में असेट लाइट बिजनेसेस, असेट के बिना असेट लाइट बिजनेसेस ही चलेगा। दैट्स वेरी क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू माय स्टोरी, उसके बाद मैंने तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आया, जो डायरेक्ट सेलिंग लेके 1998 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया एम्वे के साथ, और 2011 तक आई वाज एक्टिवली बिल्डिंग एम्वे। लेकिन 2003-2004 से लेके मैं दूसरे बिजनेसेस में एंटर किया। आई वेंचर्ड इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मैंने रिजॉर्ट शुरू किया, और आई बॉट आउट एन आईटी कंपनी, और हमने एक वेलनेस कंपनी शुरू किया 2003-04 में, वेलनेस सॉल्यूशन नाम से। वो कंपनी प्राइमरली वेलनेस मैनेजमेंट में है, यानी कि वेलनेस क्लिनिक्स चलाते हैं, और उस तरीके से हमारा कहना है ना सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप। सो अलग अलग इंडस्ट्री में मैंने बिजनेस शुरू की, लेकिन मेरा पैशन, मेरा और उसके साथ ही साथ मेरा जो पैशन जो था वो मेरा ट्रेनिंग और ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन जो था, और इसलिए मैंने 2000 से लेके मैंने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप शुरू किया था, और बड़े बड़े इवेंट्स क्रिएट किया था। उस तरह का जो सेमिनार्स और वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है कौशल जैसे लोग। और क्या हुआ कि 2006-07 में ऐसे कुछ सिचुएशन मेरे जिंदगी में, कुछ उस तरह का लोगों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, और नॉर्मली उस टाइम तक मैं तो बहुत सीरियस तरीके का जो मोटिवेशनल सेशंस देते थे, मोटिवेशन यानी कि लोगों को पंप अप करके उनको हायर लेवल पे, हायर ऑल्टीट्यूड लेवल पे लेके चलना, मेरा वही था मेरा काम। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि ये जो मोटिवेशन जो होता है वो सिर्फ 1 हफ्ता, मैक्सिमम 2 हफ्ते तक रहते हैं, उसके बाद तो नॉर्मल लेवल पे लोग आते हैं। तो कंसिस्टेंटली वो जो मोटिवेटेड लेवल पे रखने के लिए तो कुछ दूसरे चीजें चाहिए, और उसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया, उनके साथ कनेक्ट होने की बहुत सारे मौका मुझे मिला, और ये सब लोगों से मैंने इंटरव्यू किया, यानी कि बात किया और समझने की कोशिश किया, यानी कि उनको क्या सक्सेस दिलाता है, यानी कि क्यों वो सक्सेसफुल है। क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये था कि लोग सेम टाइप ऑफ बिजनेस में लोग आए, बहुत सारे लोग एक ही टाइप ऑफ बिजनेस में आए, सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग दे रहे, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे, सेम टाइप ऑफ मार्केट में वो काम करे, सेम हर एक चीज सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल बनते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग फेलियर होते हैं। नंबर 2, उसके लिए हम मोटिवेशनल थियरीज में हम कहते हैं कि हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, लेकिन ये सब इनके पास भी है। ये लोग भी डिटरमाइंड है, कमिटेड है, हार्ड वर्कर है, वो भी गोल सेट किया हुआ है, फिर भी क्यों सक्सेसफुल नहीं। दिस वाज एक्चुअली लेड मी टू अ रिसर्च, और उस दौरान हमने एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी भी शुरू की थी, किया था, यानी कि ब्रह्मा कंसल्टिंग नाम का, और 2008 से लेके अब 2020 तक हमने तकरीबन 478 और 480 कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज को री इंजीनियर करके उनको स्केल अप कर दिया है। यानी कि री इंजीनियर, यानी कि उस कंपनी का जो पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी, एचआर, ये सब चीजों के अंदर हमारे कंसल्टिंग टीम घुसते हैं, और उनको एक प्रमोटर ड्रिवन मॉडल से एक प्रोसेस ड्रिवन मॉडल में बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे एसएमईज देखे तो मेजर चैलेंज होता है कि वो सब प्रमोटर ड्रिवन। क्यों प्रमोटर ड्रिवन है? यानी कि प्रमोटर के बिना वो का बिजनेस चलता नहीं। दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। 2 हफ्ते के लिए प्रमोटर एक छुट्टी के लिए गया तो बिजनेस खत्म है। तो वो उससे लेके हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये था, हमारे कंपनी काम करके उस तरह का जो एसएमईज के साथ काम करके उसको प्रोसेस ड्रिवन बिजनेसेस में, यानी कि प्रमोटर के बिना भी चलने वाला सिस्टम ड्रिवन बिजनेस में लेके चलना, वो वही करता है। अभी हमारा कंपनी वही करता है। तो लेकिन मेरा जो रिसर्च था थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, वो इसलिए मैं मोटिवेटेड हुआ कि क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल बनते हैं। जैसे मैंने कहा, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम बिजनेस, सेम मार्केट, सेम प्रोडक्ट, सेम एवरीथिंग सेम, और गोल भी सेट किया हुआ है, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, उसके बाद भी क्यों कुछ लोग ही सक्सेसफुल बनता है। तो वहां पे मैं जब बहुत सारे लोगों से बात किया तो कुछ ऐसे अजीब सा
responses आना शुरू कर दिए. One was that most of the people who are successful, ये सब लोग कहते थे कि we were lucky. मोटिवेशनल थियरी में और हम मोटिवेशन करते हैं लोगों को और उनसे कहते हैं कि लक जैसा चीज ही नहीं है. लक हैज टू बी स्पेल्ड एज WORK. लेकिन जो लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं वो लोग कह रहे हैं कि यस वी वर लकी. लेकिन ये तो कुछ कंफ्यूजिंग लगा. देन मैं ये लक को डिफाइन करने की कोशिश की और उसके पीछे पड़े गए. तो मैं उस तरह के लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लकी. तो उस टाइम में लोग उसका जवाब देना शुरू कर दिया. वो लोग कहना शुरू कर दिया कि हाँ, क्योंकि क्या हुआ कि मैंने एक्चुअली उस दिन उस जगह पे नहीं पहुंचा, यानी कि उस शहर पे नहीं पहुंचा हुआ था, तो मैं उनसे मिलने वाला नहीं था. मैं उनसे मिला और उनके साथ मैंने एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू की और उससे मेरा जो इतना बड़ा जो भी एम्पायर मैंने खड़ा कर दिया है वो सब उससे हुआ है. तो सोच लो मैं उस दिन उस शहर में नहीं पहुंचा. तो सो एक्चुअली मैंने समझा कि ये लक नहीं है, ये जो कर रहे हैं उसको कहते हैं कोइंसिडेंस. यानी कि 2-3 इंसिडेंट्स एक ही साथ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंस. तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर आप आपकी जिंदगी के बारे में सोचे तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि आप जो भी लेवल अभी तक पहुंच चुके हैं इसके पीछे बहुत सारे कोइंसिडेंसेस. इतने प्लान इवेंट्स तो थोड़ी होगा, यानी कि हर एक चीज तो प्लानिंग के मुताबिक नहीं हुआ होगा. कुछ चीजें में ऐसे कोइंसिडेंटली हुआ. इसलिए जो स्टीव जॉब्स कहते हैं ना, स्टीव जॉब्स का स्टेटमेंट है कि when you reach a position and you connect the dots towards the back, आप जो पीछे जो डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें तो आपको पता चलेगा वो डॉट्स का मीनिंग्स क्या था. इनफैक्ट यू कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए तो जब वो डॉट में पहुंचने के टाइम पे उनको पता नहीं चलेगा मैं इस डॉट पे क्यों हूं, और हम हमारे ऊपर शक करना शुरू कर दिया, हम हर एक के ऊपर शक करना शुरू कर दिया, हम भगवान के ऊपर शक करना शुरू कर दिया. क्यों मुझे इस पोजीशन में डाला आपने, क्यों मैं पोजीशन में हूं. लेकिन उसका जवाब आपको मिलने के लिए आपको उसके बाद जो आने वाले डॉट और उसके बाद जो आने वाला डॉट और उसके बाद जो आने वाला डॉट, वो सब डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा. तो इसलिए आप अब जो जिंदगी में जो पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट पे आप खड़े होके पीछे जो डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको पता चलेगा क्यों वो सिचुएशन 2005 में आपको हुआ था. ये क्योंकि मैं जब MBA के पहले मैंने MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री की और उस टाइम मुझे पता नहीं था क्यों मैं MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो वो पसंद भी नहीं था. ऐसे ही क्या है बाय डिफॉल्ट में उसमें पहुंच गया. लेकिन उसके बाद मेरा जो करियर पाथ अगर आप देखें तो BPL में जब मैं काम कर रहा था उससे मेरा ड्रीम था मार्केटिंग में आने के लिए, यानी कि सेल्स से छोड़ के मार्केटिंग में आने के लिए. मेरा ड्रीम था एडवर्टाइजिंग में आने के लिए था, लेकिन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का एक पार्ट है. तो मुझे एक जॉब मिला सिप्ला फार्मास्यूटिकल में, जो एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिवीजन में. वो जॉब क्यों मिला, क्योंकि मेरे पास एक MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री और MBA दोनों थे, तो इसलिए मुझे मिला. तो उस टाइम मुझे पता चला क्यों भगवान मुझे MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री में डाला था. और वहां पे खत्म नहीं होते. मेरा ड्रीम करियर तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री था. तो उस दौरान जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में तो बहुत सारे एजेंसीज के साथ तो हमको काम करना पड़ता है, एड एजेंसीज, और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एजेंसी मुझे एक ऑफर दे दिया. और अदरवाइज आई वुडंट हैव गॉट इट, ओनली बिकॉज आई वाज वर्किंग देयर आई गॉट दिस ऑफर. तो मैंने उस एजेंसी में काम ज्वाइन कर दिया. तो देख लो तो डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहा है. जो एनालिटिकल केमिस्ट्री एडवर्टाइजिंग के लिए कोई कनेक्शन नहीं, कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री लेके मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आया. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मुझे एडवर्टाइजिंग में आने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला. तो उस तरीके से देखें तो हर एक चीज दुनिया में हमारे जिंदगी में जो होता है वो सब चीजों के बीच उसके पीछे एक प्लान होता है. देयर इज अ प्लान, ऑलवेज देयर इज अ प्लान, नथिंग हैपेंस विदाउट अ प्लान. तो मैं जो भी मेरे जिंदगी में मैंने देखा वो सब उस तरह का प्लान है. सो अगर जो भी लोग सक्सेसफुल बना है और सभी के सक्सेस स्टोरी देखें तो बहुत सारे कोइंसिडेंस आप देख सकते हैं.
तो then I was asking the question, can we create coincidence? यानी कि coincidence ऐसे ही होता है, तो is there any scientific way by which you can create coincidence? वो रिसर्च मुझे थॉट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग में लेके चला, और पूरी तरीके से अगर मैं देखूं तो उसमें न्यूरो साइंस का बहुत यूज मैंने किया है. The entire research was based on neuroscience and quantum physics. मुझे बहुत सारे लोगों का हेल्प मिला. मेरा जो वेलनेस कंपनी है, वेलनेस क्लिनिक से, वहां पे डॉक्टर्स है, न्यूरो साइंटिस्ट का सपोर्ट मिला, क्वांटम फिजिसिस्ट का सपोर्ट मिला. उस तरीके से 2-3 साल के अंदर मैंने एक मॉडल बना दिया थॉट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग नाम का, TPR. और आज के दिन में तो TPR दुनिया भर में बहुत सारे चीजों के लिए यूज करते हैं. 2017 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर न्यूरो साइंस कोलालमपुर में TPR as a tool for cognitive behavioral therapy पेपर प्रेजेंटेशन था. वो अगर आप गूगल में सर्च करें TPR as a tool for cognitive behavioral therapy, आपको मिलेगा वो पेपर. और पिछले इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 फरवरी में हुआ था, वहां पे हमारा TPR as a tool for management decision making प्रेजेंटेशन था. तो यानी कि एक साइंटिफिक तरीके से एक कॉन्सेप्ट को एक मॉडल बना दिया है. और मैंने उसके ऊपर मैंने वर्कशॉप्स और रिट्रीट शुरू किया 2008 में, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, प्राइमरली एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल से अटेंड किया हुआ है. और ये 3 दिन का रिट्रीट जैसा है. हमने एक सूरत में करने वाला था, यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक में. कोरोना की वजह से हमने पोस्टपोन कर रहे हैं. जून जुलाई में हो सके तो मेरे ख्याल से हो जाएगा. और उसका एक कंप्रेस्ड वर्जन मैंने एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया. भाई साहब आपसे कुछ लोगों ने वो अटेंड भी किया है. भाई साहब पे कंप्रेस्ड वर्जन है उसका, और उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंशियल फैक्टर्स डाल के लोगों को रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, इमीडिएट तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए. और सूरत में और अहमदाबाद में हमने किया था. ऑलरेडी पिछले 1.5 साल में हमने 88 लोकेशन में, इंटरनेशनल 8 लोकेशन में राइस कर चुके हैं. और आज के दिन में तो इस तरह का इवेंट्स का भी प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इसका एक ऑनलाइन वर्जन लेके आ रहा है. कौशल को पता है, वो अनाउंस करेगा उसके बारे में. TPR का एक ऑनलाइन वर्जन लेके आ रहा है. मेरे ख्याल से भगवान की कृपा से आई थिंक इन अनदर 1 वीक्स टाइम वी विल लॉन्च दैट. आप आपके घर पे, आपके कंफर्ट लेवल पे बैठ के आप पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं. नाउ आज मैं आपसे कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो ये है, जब थॉट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के बारे में सोचे तो मेरे ख्याल से आज के दिन में, आज जो सिचुएशन में हम चल रहे हैं, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी. हम सबको पता है, डर भी है कुछ लोगों के मन में. डर से भी ज्यादा अनसर्टेनिटी है. डर भी अनसर्टेनिटी से ही भी होता है. यानी कि आप एक प्रपोजल आपके बॉस को प्रेजेंट करना है, और आपका बॉस वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, आपको पता नहीं है. उसके ऊपर आपके अंदर अनसर्टेनिटी है. वो अनसर्टेनिटी से ही आपको डर लगता है. आप एक कस्टमर के सामने खड़े हैं और कस्टमर से मिलने के लिए जा रहा है, और आपके अंदर डर है. एक्चुअली वो डर नहीं है, अनसर्टेनिटी है. कस्टमर वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं, वो अनसर्टेनिटी है. सो इनफैक्ट अगर आप देखें तो हर एक डर इज नथिंग बट एन अनसर्टेनिटी. तो आज कुछ लोग मुझे फोन करके, मुझे कॉन्टैक्ट करके, मैसेज डाल के कहते हैं, सर हमको बहुत डर लग रहा है, यानी कि बिजनेस के क्या होने वाला है, ये लॉकडाउन अगर कंटिन्यू करे तो क्या हो जाएगा. मैंने कहा भाई साहब समझ लो एक चीज, आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर अनसर्टेनिटी है. सो ये अनसर्टेनिटी पूरे दुनिया में है, आपके अंदर ही नहीं है, पूरे दुनिया में. इसके ऊपर आप ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है. यानी कि अगर देयर आर 2 थिंग्स इन द वर्ल्ड, वन इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कंसर्न, दूसरा जो होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. हर एक चीजों के ऊपर अगर आप देखें तो ये दोनों चीजें हैं. हर एक सिचुएशन, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. आप कंसर्न, आपके कंसर्न में जो आने वाले चीजें सर्कल ऑफ कंसर्न में आता है, जो चीजें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो सब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है. सही है ना? तो जैसे कि आप रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और ट्रेन आने का है, और ट्रेन डिलेड है, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहा, आप वो प्लेटफॉर्म में खड़े होकर आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, आप इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों ये हर एक दिन ही हो रहा है, ये ट्रेन के, ये तो ये रेलवे खराब है, मिनिस्टर खराब है, सब कुछ खराब है, गवर्नमेंट खराब है. सी एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं,
एक्चुअली आपके इन्फ्लुएंस के बाहर का एक चीज के ऊपर आप कंसर्न हो रहे हैं। ट्रेन को वहां पे सही टाइम पे लेके आना आपका इन्फ्लुएंस में नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर बहुत कंसर्न हो रहा है जो आपके इन्फ्लुएंस के बाहर है। सही है ना? क्या आपके इन्फ्लुएंस के अंदर क्या है? आप एक डिसीजन करो। नंबर 1, ओके, एनी विच वे ट्रेन इज गोइंग टू बी डिलेड, मैं जाके एक मैगजीन खरीद के मैं रीड करूं, दैट इज वन डिसीजन यू कैन टेक। सेकंड, नहीं, मुझे तो समय पर पहुंचना है, तो बाहर जाओ, टैक्सी लेके वो जगह पे पहुंचने के लिए कोशिश करो। ये सब आपके इन्फ्लुएंस के अंदर है। जब आप आपके इन्फ्लुएंस के बाहर, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर का जो चीजों के ऊपर आप कंसर्न होता है, उस टाइम उसको कहते हैं स्ट्रेस। ओके, आज से लेके जब भी आप स्ट्रेस के बारे में सोचो तो ये सोचना कि जब भी आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर के चीजों के ऊपर आप कंसर्न हो रहा है तो ही आपको स्ट्रेस होता है, अदरवाइज यू विल नॉट बी अंडर स्ट्रेस। सोच लो, आप फैमिली लाइफ के अंदर भी ये प्रिंसिपल डाल के देख लो। आपके फैमिली, हस्बैंड और वाइफ के बीच में स्ट्रेस कब होता है? आपके इन्फ्लुएंस के बाहर का जो चीज के ऊपर आप कंसर्न हो रहा है। तो पहला चीज समझना कि ये जो वायरस है, दिस इज आउट ऑफ माय सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अदरवाइज मैं एक साइंटिस्ट हुआ होता तो डेफिनेटली मैं कुछ इसका वैक्सीन का जो डिस्कवरी के लिए कुछ काम करने का था। आज के दिन में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट इज इन माय सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? नंबर 1, घर पे रहो, दैट इज इन माय सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। घर पे रह के मैं मेरा खुद का जो बेटर वर्जन क्रिएट करो, वो भी मेरा बेटर, ये भी मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर है। जब आप ये टाइम हम साथ में बिता रहा है तो यू आर एक्चुअली, वी आर ऑल एनहांसिंग आवर क्वालिटी। ओके, तो आप सोच लो, यानी कि सपोज 15 दिन और मिल रहा है या 20 दिन और मिल रहा है, तो किस तरीके से मैं मेरा जो प्रोफेशन और मेरा जो बिजनेस में जब वापस पहुंच जाऊंगा, उस टाइम क्या अपग्रेडेशन मैंने खुद ही किया है। समझ गए ना? मैंने क्या अपग्रेडेशन लेके मैं मेरा फील्ड में वापस जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अपॉर्चुनिटी इसके बाद बहुत जबरदस्त हो जाए, लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि जब अपॉर्चुनिटी इतना जबरदस्त हो जाएगा, जो भी इंडस्ट्री में आप है, अपॉर्चुनिटी तो जबरदस्त हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दौरान फिनिश भी हो जाएंगे। सीरियसली मैं कह रहा हूं। सो देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन जिनके पास जो हम कहते हैं ना, जो जाके जो आपका एक्स को जो शार्पन जो करते हैं ना, वही जाके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, so this is the time you need to really work on yourself, this is the time you need to really invest on yourself। दो चीजें हैं जब आप थॉट्स के बारे में, इसलिए मैंने कहा थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। यू नीड टू री इंजीनियर योर थॉट्स। हम बहुत सारे चीजें आज बात नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आई इनवाइट यू टू ज्वाइन फॉर द ऑनलाइन कोर्स, वो इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। यानी कि इस टाइम आपको ये अप्लाई करने का टाइम है और आपकी जिंदगी में वो चेंजेस आप ले सकते हैं। मैं 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चीज थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऊपर 2 पॉइंट्स आपसे शेयर करके मैं कुछ क्वेश्चन आंसर के लिए कुछ टाइम देता हूं। जब आप थॉट्स के बारे में सोचे तो 2 तरह से थॉट्स को देखना चाहिए। नंबर 1, किस तरह का इंपैक्ट आपका थॉट्स इंटरनली आपके अंदर आप डाल रहे हैं। दूसरा चीज जो होता है, आपका जो थॉट्स जो होता है, वो थॉट्स किस तरह का एक्सटर्नल इंपैक्ट यूनिवर्स में क्रिएट कर रहे हैं और बाहर क्रिएट कर रहे हैं। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जब एक मैं कहता हूं कि अंदर से बाहर और दूसरा बाहर से अंदर। सोच, जो भी सोच जो होता है, सोच क्या है? सोच अगर आप देखें तो आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरल पाथवे, यानी कि जब भी आप कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का फायरिंग होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मूव करते हैं और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप है, उसको कहते हैं सिनेप्सिस। इस सिनेप्सिस के बीच में न्यूरो ट्रांसमीटर्स एमिट करता है। तो यानी कि एक सोच आपके मन में आया, एक न्यूरॉन में उसका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आया, यहां तक पहुंचा और यहां से ये जो सिनेप्सिस में न्यूरो ट्रांसमीटर्स उन्होंने एमिट किया। जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपने सुना होगा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इस तरह का बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स।
वो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऐसे होता है जो न्यूरो इनहिबिटर्स भी है, यानी कि मैसेज यहाँ तक आया और वहां पे ब्लॉक कर दिया। कुछ चीजें ऐसे होता है ना, सोच तो आते हैं, आप एक्शन में नहीं जाते, सो उसको न्यूरो इनहिबिटर्स कहते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कुछ लोग शांत होता है, कुछ लोग बहुत शांति से काम करते हैं, उस तरह का लोगों में न्यूरो इनहिबिटर्स भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, बहुत जल्दी से गुस्से में आते हैं, उन लोगों में न्यूरो इनहिबिटर्स कम होते हैं। यानी कि एक न्यूरो इनहिबिटर आपको समझने के लिए बताता हूँ, गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड जो एक न्यूरो इनहिबिटर है, सो उसका प्रेजेंस अगर कम हो गया तो यू बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड। उसका प्रेजेंस अच्छी तरीके से चल रहा है तो आप शांति से काम करेंगे। और अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड है तो क्या कर, मैं सोचता होगा कि मैं क्या करूँ, मेरा गाबा लेवल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं है, यू कैन डू मेडिटेशन व्हिच विल इंक्रीज योर गाबा लेवल। यू कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी इज एक्सीलेंट फॉर इंक्रीजिंग योर गाबा लेवल्स। और बहुत सारी चीजें हैं, वो सेशन आज के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं ऐसे ही कहा। सो ये चीज चलते हैं, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स आया और एक न्यूरॉन ट्रांसमीटर और दूसरे न्यूरॉन में चले गए और दूसरे धीरे, और ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चल रहा है। जब एक चीज के बारे में आप सोचते हैं तो इस तरह के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपके ब्रेन में चलते हैं। वो वही चीज के बारे में आप बार बार सोचते रहे तो उसी तरह का उसी न्यूरॉन्स कंटिन्यूअसली फायर करते हैं। वी कॉल इट एज फायरिंग द न्यूरॉन्स। जैसे कि एक इक्विपमेंट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईईजी का मशीन आपके ब्रेन आपके हेड में कनेक्ट करे, तो जब आप सोचते हैं उस टाइम आपके ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलते हैं वो हर एक तरीके से आप लिट अप ब्रेन आप देख सकते हैं। ईईजी में आप लिट अप ब्रेन, यानी पूरी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होगा। तो जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं वो आपके लिए परमानेंट सोच होता है, यानी कि परमानेंट एक पाथवे बनते हैं न्यूरॉन्स के बीच में, उसका होता है न्यूरल पाथवे। जब न्यूरल पाथवे बनते हैं तो दैट वो सोच जो होता है ना, वो सोच और वो एक्शन जो होता है वो हैबिट बनता है। हैबिट इज नथिंग बट अ न्यूरल पाथवे। सो उसके बाद जब भी आप उस तरह का सोच आपके अंदर आता है, वही न्यूरॉन्स फायर करते हैं, वही चीज आप करते हैं। यानी कि सपोज वही एक्शन के ऊपर भी वही होता है, यानी कि बार बार आप एक ही एक्शन करते रहे तो वो एक्शन आपके लिए हैबिट बनते हैं, नंबर 1। और वो हैबिट कुछ टाइम के बाद आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। सही, वो आपका व्यवहार करने का, लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके में आपका हैबिट रिफ्लेक्ट होता है, और वो बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होता है, और आपके कैरेक्टर के मुताबिक आपका डेस्टिनी आपके सामने प्रेजेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यू डोंट गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट। आपको जो एक्सपेक्ट करता है वो नहीं मिलता है, आप जो होते हैं वही आपको मिलता है। Whatever you are actually attracting the same, you are getting the same. आपका डेस्टिनी यानी कि आपका जिंदगी का जो पोजीशन आप पहुंच चुके हैं उसको कहते हैं डेस्टिनी। फेट नहीं है, डेस्टिनी और फेट अलग अलग। तो वो डेस्टिनी जहां जिस पोजीशन में आप जिंदगी में पहुंच चुके हैं वो डेस्टिनी है, और डेस्टिनी के मुताबिक आपका सोच निकलते हैं। आप अच्छी तरह का जिंदगी निभा रहा है तो उस टाइम अच्छे सोच आपके आता है। अच्छे सोच, गुड थॉट्स लीड्स टू गुड वर्ड्स एंड एक्शन। अच्छे सोच अच्छे एक्शन और अच्छे वर्ड्स में निकलते हैं, और बार बार और निकलने से वो हैबिट बनते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि सो द थॉट्स रीप द एक्शन एंड वर्ड्स, सो द वर्ड्स एंड एक्शन रीप द हैबिट, सो द हैबिट reap the behavior, so the behavior reap the character, so the character reap the destiny, so the destiny reap the thought. So यानी कि ये थॉट साइकिल मैं बताता हूँ इसके बारे में। थॉट साइकिल वो जो आपका हमारे कोर्स में तो डिटेल इसके बारे में लिखा है। सो इंटरनली सोच का इम्पैक्ट क्या होता है? इंटरनली हैबिट्स बनाता है, सोच हैबिट्स बनाता है, और वही न्यूरल पाथवे कंटिन्यूअसली चलाते रहे, वो अच्छा है बुरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपके कॉन्शियस ब्रेन को पता चलता है। लेकिन आपका नॉन कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, 94% आपका ब्रेन का पार्ट जो नॉन कॉन्शियस लेवल पे है, यानी कि कॉन्शियस तरीके से आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, वो नॉन कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है। जैसे आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन है, ब्रेन स्टेम है, हाइपोथैलेमस है, ये सब आपका नॉन कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो 94% जो भी आप करते हैं वो नॉन कॉन्शियस है। अब ये सेमिनार सुनने के टाइम पे आप जिस तरीके से बैठे हैं वो भी नॉन कॉन्शियस है। आप ये कर रहे हैं तो ये भी नॉन कॉन्शियस है।
आप जो भी कर रहे हैं उसमें 94% चीजें नॉन कॉन्शियस है। तो ये समझना चाहिए कि आप जो भी चीजें बार बार करते रहेंगे वो एक न्यूरल पाथवे बनते हैं, और उसके बाद आप कंटिन्यूअसली वही करते रहे तो वो न्यूरल पाथवे बहुत स्ट्रांग बनते हैं। उस न्यूरल पाथवे को एक इंसुलेशन बनाते हैं। वो इंसुलेशन को कहते हैं न्यूरोसाइंस में माइलिनेशन। माइलिनेशन यानी कि माइलिन एक प्रोटीन है, वो एक व्हाइट कलर का प्रोटीन जाके उस पूरा वायर को इंसुलेट करते हैं। उस तरीके से इंसुलेटेड एक न्यूरल पाथवे आपके ब्रेन के अंदर आ गया तो हम उसको कहते हैं बिलीफ। तो यानी कि आप सपोज आप, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। सो आप एक ठीक ठाक सही तरीके से आपका जिंदगी चल रहा है, लेकिन एक पैसे की जरूरत पड़ा तो उस टाइम आपका दोस्त आपको ऑफर किया कि अगर जरूरत है तो मैं दे दूंगा यार। तो मैंने कौशल से पैसा ले लिया और उनसे कहा कि मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, और 2 दिन में मैंने रिटर्न कर दिया। पहली बार मैं किसी से पैसा लिया, और उसके बाद एक और बार मुझे उस तरह का एक सिचुएशन आ गया। उस टाइम कौशल के साथ तो मैंने पूछा नहीं, कौशल ने ऑफर किया था, लेकिन उस टाइम मेरे ब्रेन को पता चल गया कि ये अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है, दोस्त लोग ऐसे होता है नहीं, वो सपोर्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड टाइम मुझे उस तरह का एक सिचुएशन आ गया तो मैंने दूसरा मेरा दोस्त है तेजस से मैंने कहा, तो तेजस ऐसे एक सिचुएशन आ चुका है, 1 हफ्ते में तो मेरा पैसा तो मेरा हाथ में आ जाएगा, तुमको दे दूंगा। तेजस ने मुझे 2 लाख रुपए दे दिया, और उस टाइम का जो सिचुएशन था उससे मैं बाहर आ गया। 1 हफ्ते में मुझे वापस देना था, लेकिन 1 हफ्ते में मेरा पैसा वापस नहीं आया, जो पैसा मुझे मिलना था। तो लेकिन मैं तो कमिटेड हूँ, वर्ड्स फुलफिल करने के लिए मैं कमिटेड हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने तो सचिन से कहा, सचिन ऐसे है, मेरा दोस्त है तेजस को मुझे देना था लेकिन नहीं दे सका। सचिन ने कहा क्या बात कर रहे हो यार, कितने दिन के लिए पैसा चाहिए? 10 दिन के लिए चाहिए। तो सचिन से मैंने 2 लाख लेके मैंने तो तेजस को 2 लाख दे दिया। तो अब सचिन को 2 लाख देना है, तो मुझे तो पता है मेरा जो पैसा आने का है वो पैसा आ जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद भी मेरा पैसा नहीं आया। तो क्या हुआ उस टाइम, तो मैं तो वापस कौशल के सामने गया। कौशल से कहा, कौशल एक और बार तुमको सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे तो 2 लाख की जरूरत है। कौशल ने तुरंत दे दिया, क्योंकि कौशल का एक्सपीरियंस क्या है, इमीडिएटली मैंने पैसा वापस दे दिया था। तो वो पैसा लेके मैंने तो सचिन को दे दिया। तो उसके बाद भी इश्यू तो चल रहा है, तो सेकेंड टाइम किससे पूछेंगे? उस टाइम तो आ गया मेरा जो तीसरा एक दोस्त आ गया, तो उन्होंने कहा अरे यार इतना मैं तो दे सकता हूँ, लेकिन 2% इंटरेस्ट में तुमको देना पड़ेगा, 2% महीने में। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, फिनेंस के ऊपर में एक नया बिलीफ सिस्टम में क्रिएट कर रहा हूँ। अगर पैसा चाहिए तो किसी से ले लो, अगर पैसा चाहिए तो लोन ले लो, वो पैसे के ऊपर मैंने एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया। उस दिन से लेके मैं गारंटी कर सकता हूँ, जब भी आपके लिए पैसा चाहिए आप किसी से ले लेंगे, आपको कोई शर्म नहीं आएगा किससे पूछने की। दिस इज अ न्यू बिलीफ। So this is what happened. This is how the thoughts can actually create damage in your brain. Second, जो internally जो thoughts का जो problem thoughts जो create करता है, इमोशंस। हर एक इमोशंस के पीछे एक थॉट होता है, और हर एक इमोशन आपके बॉडी के अंदर पूरा बायोकेमिकल रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। मैंने एक YouTube में एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है youtube.com/Sajeev Nair। संजीव नहीं, बहुत सारे लोग स्पेशली नॉर्थ इंडिया से मुझे संजीव बोलते हैं, सजीव है, SAJEEVNAIR। सो वो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करें तो उसमें एक वीडियो मैंने डाला है कि फॉरगिवनेस कैन आपका डिसीजेस क्योर कर सकते हैं। तो उसका साइंस मैंने डाला है, आप जरा देख लो, कुछ टाइम लगेगा 10 मिनट के लिए, वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो वीडियो में मैंने बहुत क्लियर दिखाया है कि किस तरीके से इमोशंस आपके अंदर में पूरी तरीके का बायोकेमिकल आपका जो हार्मोनल लेवल में किस तरीके का चेंजेस ला रहे हैं। और हेट्रेड यानी कि ग्रज, हेट्रेड, कोई दूसरे के ऊपर आपका हेट्रेड है, ग्रज है, एनिमिटी है, वो आपके मन में लेके चल रहा है, तो किस तरीके से वो हेट्रेड कैंसर या डायबिटीज के रूप में कन्वर्ट होता है। उस वीडियो में मैंने उसका पूरा साइंस दे दिया है, आप जरा डेफिनेटली देखना। तो ये बहुत क्लियर है कि आपका इमोशंस, आप सिर्फ इमोशन ही नहीं है, इमोशंस क्रिएट बायोकेमिकल चेंजेस इन योर बॉडी। इसलिए हम कहते हैं कि साइकोसोमैटिक डिजीजेस आपके ब्रेन से शुरू करके, आपके सोच से शुरू करके आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट करने वाला चीज।
इसलिए मैं जो लोगों से कहता हूं कि अगर आपके इमोशंस आपके बॉडी में मूवमेंट क्रिएट कर सकते, बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं, तो आप आपके बॉडी में जो चेंजेस ला के इमोशन में चेंज कर सकते हैं. Every emotion is an action, so change the action to get a desired emotion. Every emotion, हर एक इमोशन एक एक्शन होता है, और अगर एक्शन चेंज करे तो आपका इमोशन चेंज होना चाहिए. सपोज सुबह आप उठने के टाइम पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में तो पूरा मूड ऑफ है, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ करने के लिए भी मेरा मन नहीं लग रहा है. बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं ना हमारे लिए, तो कुछ करने के लिए मन नहीं लग रहा है, मूड ऑफ है. समझना भाई साहब, समझना ये लोग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मूड ऑफ नहीं है, आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है. आपका ब्रेन जो न्यूरोकेमिकल और बायोकेमिकल आपके बॉडी में क्रिएट करने का, आपका बॉडी को रिजुवनेट करने के लिए, आपका बॉडी को मूव करने के लिए जो न्यूरोकेमिकल का जरूरत है, जो हार्मोन्स का जरूरत है, वो हार्मोन्स अब प्रोडक्शन नहीं है. दैट इज ओनली प्रॉब्लम. सो इसीलिए आपका बॉडी मूवमेंट में नहीं है. तो ओनली थिंग यू कैन डू, आप ट्राई कर सकते हैं कल से लेके, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट मूव आउट, वेयर योर जॉगिंग ट्रैक्स, वेयर योर स्नीकर्स, बाहर जाओ, आप दौड़ना शुरू कर दो, या यू कैन एक्चुअली टेक अ वॉक. अगर आज के दिन में जहां पे जो शटडाउन है यानी लॉकडाउन है, उस टाइम मुझे तो लग रहा है कि ये दौड़ना फिरना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी आप आपके फ्लैट के अंदर तो कर सकते हैं. मूव योर बॉडी. जैसे कि मैं लोगों से कहता हूं, यू कैन एक्चुअली जंप अप एंड डाउन और स्टेयरकेस अप एंड डाउन कर सकते हैं. मूव योर बॉडी. मैं गारंटी कर सकता हूं, जब आप आपका बॉडी मूव करें तो आपका इमोशंस चेंज हो जाएंगे. जब आप अप डाउन से आप तुरंत अप हो जाएंगे. यू कैन ट्राई इट आउट एंड यू कैन सी. नाउ व्हाट इज द एक्सटर्नल डिफरेंस थॉट्स मेक? एक्सटर्नल थॉट्स एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, साइंटिफिक पॉइंट, क्वांटम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो थॉट्स आर नथिंग बट एनर्जी. थॉट्स आर नथिंग बट एनर्जी. आइंस्टीन का जो स्टेटमेंट है, एवरी सिंगल थिंग एक्सिस्टिंग इन द यूनिवर्स, वेदर टैंजिबल और इनटैंजिबल, इज वन फॉर्म और अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो भी चीजें दुनिया भर में हैं, वो टैंजिबल है, इनटैंजिबल है, एक फॉर्म, एक या दूसरी तरह का जो एनर्जी का एक फॉर्म है. तो थॉट जैसा एक चीज, सोच जैसा एक चीज है, तो वो एनर्जी है. सोच तो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सोच रहे, दैट मींस यू हैव थॉट्स, सो दैट मींस दे आर एनर्जी. सो सेकंड जो प्रिंसिपल जो होता है आइंस्टीन का प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. यानी कि आपके अंदर एक सोच आ गया तो वो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है. तो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो यानी कि आपके सोच एक सोच के थॉट फॉर्म में एक एनर्जी आ गया, तो वो एनर्जी को आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन. वो मेरा जो कोर्स में पूरा उसका पूरा साइंस और एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, और it's a very long topic, but it's a very interesting and we can practice that. One theory which applies there is called theory of resonance. जैसे कि आपका जो थॉट्स में जो एनर्जी फ्रीक्वेंसीज होता है, दुनिया में थियरी ऑफ रेजोनेंस, लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या कहते हैं? जो भी चीज, जो भी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी होता है, से फॉर एग्जांपल रेजोनेंस कॉलम जैसा एक चीज होता है फिजिक्स का लेबोरेटरी में, वहां पे रेजोनेंस कॉलम होता है जहां पे आपने ट्यूनिंग फॉर्क में एक हैमर लेके तो हिट कर दिया, और उसके रेजोनेंस कॉलम के ऊपर आपने एक पोजीशन में उसको ऐसे पकड़ा, तो इमीडिएटली एक पॉइंट पे आने के टाइम पे जैसा एक साउंड आता है, उसको कहता है रेजोनेंस. सो जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो ट्यूनिंग फॉर्क का, वो फ्रीक्वेंसी से जब एयर कॉलम वाइब्रेट होता है, रेजोनेट होता है, उससे साउंड आता है. सो सेम फ्रीक्वेंसीज रेजोनेट. जो भी आपका थॉट्स का जो फ्रीक्वेंसीज होता है, उसी तरह का फ्रीक्वेंसीज दुनिया भर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जहां पे भी है, वो सब चीजें हम रेजोनेट करेंगे. आपका हायर फ्रीक्वेंसी का सोच है, हायर फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑल पॉजिटिव थॉट्स आर हायर फ्रीक्वेंसीज, नेगेटिव थॉट्स आर लोअर फ्रीक्वेंसी. देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स. मेरे ख्याल से क्वांटम साइंस पर्सपेक्टिव से देखे तो हायर फ्रीक्वेंसी का सोच होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी का सोच होता है. हायर फ्रीक्वेंसी का जो सोच होता है, हायर फ्रीक्वेंसी का सोच में आप है, तो जो भी चीजें दुनिया भर में हायर फ्रीक्वेंसी में चलते हैं, वो सब चीजें उसके मुताबिक इसके साथ रेजोनेट करेंगे. आपका सोच अगर लोअर फ्रीक्वेंसी का है, लोअर फ्रीक्वेंसी में जो भी चीजें दुनिया भर में, वो सब रेजोनेट करेंगे.
Suppose you are actually getting, you every day morning you are meditating and you are visualizing आपके फ्यूचर के बारे में, आपका जो एक्साइटिंग फ्यूचर के बारे में, तो उस फ्रीक्वेंसी में जो भी चीजें दुनिया भर में है वो सब रेजोनेट करें। सपोज आपके अंदर उस तरह का सोच आ रहा है कि अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जिंदगी को खराब हो गया, इसके बाद तो क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, और इतना अनसर्टेनिटी में कैसे जिएंगे, इसके बाद तो बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। से ए लोअर फ्रीक्वेंसी का सोच है। उस टाइम दुनिया भर में जहां पे भी उस तरह का लोअर फ्रीक्वेंसी का जो भी चीजें चल रहा है वो सब आपके साथ रेजोनेट करेगा, वहां से आपको मैसेज मिल जाएगा। इस दौरान जो सक्सेसफुल लोग और फेलियर लोगों के बीच में एक ही फर्क होता है, जिंदगी में फेलियर होता है, चैलेंजेस होता है, डाउन होता है, सब चीजें होता है। जब आप डाउन होता है ना, उस टाइम भी आपका थॉट का फ्रीक्वेंसी आप हायर लेवल पे लेके होल्ड करे तो आप सक्सेसफुल बनते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि एक बार गिरा, एक मार्केट क्रैश हुआ, इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, खत्म हुआ। लेकिन कुछ लोग मार्केट क्रैश होने के टाइम पे भी वो क्या होता है, वो ये इस लेवल पे पहुंच के ये उस थॉट का फ्रीक्वेंसी में कोई कमी उसको रिड्यूस करने का मौका नहीं देते। तो इसीलिए इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि सिचुएशन के बाद वो लोग बहुत बड़े तरीके से, मैसिव तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि 2007-8 we have seen the greatest recession in the world. Goldman Sachs बैंक क्रैश डाउन हुआ और पूरे दुनिया क्रैश डाउन हुआ 2007-8। उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचा कोरोना के इकोनॉमिक लेवल पे जो दुनिया में पूरी रिसेशन हुआ 2007-8। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि फेसबुक कब शुरू हुआ, ट्विटर कब शुरू हुआ, उबर कब शुरू हुआ, फ्लिपकार्ट कब शुरू हुआ, ये सब 2008 में शुरू हुआ। तो यानी कि एक रिसेशन और एक ड्रॉप, एक क्रैश नए कुछ चीजों को क्रिएट करने का मौका भी देते हैं। ये भी समझने तो ये सब होता है यहाँ से सोच से। वो थॉट्स अगर आप री इंजीनियर कर सके तो डेफिनेटली इसके बाद जो सेकंड वर्जन होगा, भारत का सेकंड वर्जन होगा, दुनिया का सेकंड वर्जन होगा, उसमें आप भी एक बहुत बड़ा योगदान, आपका भी एक बड़ा मैसिव एक क्रिएट प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है मेरा सबमिशन, कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किया। अब कुछ टाइम मैं देता हूं आपके लिए, कुछ सवाल है तो मुझे पता नहीं किस तरीके से कौशल्य मैनेज करेगा, तो कुछ सवाल है तो आई एम क्लोजिंग माय सेशन। और मैं वेलकम करता हूं सबको, जो ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी कौशल बात करेंगे, मुझे लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। सो एनी क्वेश्चंस? यस, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन एंड बहुत मजा आ गया। फिर नॉलेज तो डेफिनेटली जबरदस्त ही था और क्वेश्चंस बहुत सारे। परेश भाई, कैन वी टेक सम क्वेश्चंस? परेश दवे? Yes, sir. Can you ask some questions? Common questions? Let me see the chat. Sir, 1 minute. Anybody? तब तक सभी मित्रों से ये रिक्वेस्ट है कि आपका नाम और आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, या यू कैन, वही सर। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि ये सेशन वीडियो चाहिए, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका नाम और मोबाइल नंबर इस चैट बॉक्स में डालिए, हम आपसे वीडियो डेफिनेटली शेयर करेंगे। सो परेश भाई, कैन यू प्रमोट द TPR सेशन प्लीज नाउ? तब तक क्वेश्चंस में देख लेता हूँ। वन क्वेश्चन इज दैट हाउ अ पर्सन कैन, या कुछ सवाल आ चुके हैं ना, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ थॉट इन अ हैबिट। ऐसे कुछ भी नहीं है, कितने स्ट्रांगली आपका जो सोच एक चीज के बारे में आप बार बार सोचते रहे तो वो एक न्यूरल पाथवे बनता है। कुछ लोगों के लिए अगर फीबल है तो कुछ टाइम लगेगा, बहुत स्ट्रांगली वो सोच आपके अंदर आप क्रिएट करना शुरू कर दिया तो जल्दी हो जाएगा। हाउ अ पर्सन कैन स्टॉप नेगेटिव वाइब्रेशन variation with positive thoughts, राइट? इसके लिए पहला चीज होना चाहिए कि फर्स्ट जो आपको जो अतुल सक्सेना, फर्स्ट जो चीज चाहिए कि आपके जो ब्रेन के अंदर जो इनपुट्स चलते हैं उसके ऊपर आपको कंट्रोल डालना पड़ेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि ब्रेन ऐसे एक चीज है, थॉट जो मैं कहता हूँ थॉट एक प्रोडक्ट है, ब्रेन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से थॉट जैसा एक प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है। क्या रॉ मटेरियल आप डाल सकते हैं? ब्रेन के लिए 5 तरह का रॉ मटेरियल होता है, व्हाट यू सी, व्हाट यू रीड,
जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, विजुअल, जो आप सुनते हैं, जिनसे भी आप सुनते हैं, दैट इज ऑडिटरी, जो आप टच करते हैं, फील करते हैं, किनेस्थेटिक, जो आप टेस्ट करते हैं, गैस्ट्रेटरी, जो आप स्मेल करते हैं, ओल्फैक्टरी, 5 सेंसेस। सो ये 5 सेंसेस से जो इनपुट आता है वो वही ब्रेन प्रोसेस करके थॉट के रूप में क्रिएट करते हैं। सो पहला फर्स्ट पॉइंट वेयर इफ यू वांटेड टू चेंज योर थॉट्स, यू नीड टू चेंज द इनपुट्स। उस किस तरीके से चूज व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। कल से लेके आप उस तरह का चीजें पढ़ना शुरू कर दो, उस तरह का मैजिक ऑफ थिंकिंग, बी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उस तरह का चीजें पढ़ना शुरू कर दो जहां पे आप कंटिन्यूअसली रॉ मटेरियल डालते हैं, अच्छे रॉ मटेरियल डालते हैं। YouTube में आप बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस आप मिल सकते हैं, वही चीजें आप डालना शुरू कर दो। 1 घंटे के लिए ऐसे सोच दो कि हर एक दिन 1 घंटे के लिए मैं सिर्फ अच्छा रॉ मटेरियल ब्रेन में डालने वाला हूं। यानी कि सिचुएशन में, एनवायरनमेंट से, हर एक जगह से पॉजिटिविटी ही नहीं मिलना, ऐसा सिचुएशन तो नहीं होता, तो पर्पसफुली डालना पड़ेगा। नंबर 2, लिसन टू सच ऑडियोज। नंबर 3, एडवाइस। जब आप सलाह देते हैं तो किस तरह का लोगों से सलाह दे रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग होता है, जो लोग आपके जिंदगी में आपका ग्रोथ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही लोग का सलाह ले और उस तरह का चीजें सुनो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आप जिंदगी में ये क्रिएट करना है, अगर आपको अच्छे सोच क्रिएट करना है, तो यू विल हैव टू कट ऑफ फ्रॉम लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपको डाउन करने वाला इंफॉर्मेशन, डाउन करने वाला जो लोग, पुल डाउन करने वाला जो सिचुएशंस, ये सबसे बाहर हो जाओ। कुछ आपके लिए ही आप अल्टीमेटली यू आर लिविंग योर लाइफ, यू आर नॉट लिविंग समबडी एल्स लाइफ। और आपका लाइफ आपको ही जीना है और कोई दूसरे को वो जो इंप्रेस करने के लिए जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेट मी चेक अनदर थिंग्स। थैंक यू सर, मेजॉरिटी थैंक यू के ही मैसेजेस है। There are multiple theories on how to read subconscious mind, which theory is suitable. अजित उपाध्याय, subconscious mind is an old theory. मेरे ख्याल से 1960s का theory है, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी 1960 में लिखा हुआ बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आई एम नॉट सेइंग दैट उस तरह का चीजें ठीक नहीं है या गलत है, लेकिन उस बहुत सारे साइंस एडवांस हो चुके हैं। 1960 में न्यूरो साइंस जैसा एक साइंस ही नहीं। न्यूरो साइंस जो हुआ है, न्यूरो साइंस में 90% जो भी अभी तक हमको पता है, वो सब पिछले 20 साल में इन्वेंट किया हुआ चीजें हैं। तो इसलिए थॉट प्रोसेस चेंजेस प्योरली बेस्ड ऑन न्यूरो साइंस, नॉट ऑन सबकॉन्शियस माइंड। सो क्योंकि माइंड कहाँ है वो भी हमको पता नहीं, वी डोंट नो वेयर द माइंड इज। सो किस तरीके से डिफाइन करें? मुझे तो लग रहा है कि माइंड इज बीइंग डिफाइंड एज अ नॉन लोकल डोमेन which expresses only when there is a thought traveling through your brain. आपके ब्रेन में एक थॉट ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम क्रिएट होने वाला एक नॉन लोकल डोमेन को माइंड करते हैं। सो सबकॉन्शियस माइंड थियरीज आर गुड, लाइक ऑटो सजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, लेकिन उसे भी आगे साइंस आगे आ चुके हैं। राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू ऑपरेट योर ब्रेन। ब्रेन एज एन ऑर्गन, आपको पता है आपके हाथ कैसे यूज करना है, उस तरीके से आपको पता होना चाहिए आपका ब्रेन कैसे यूज करना है। इस टाइम बिजनेस कैसे बैरियर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस टाइम बिजनेस कैसे, आप आपका नाम तो नहीं है वहां पे, आज के दिन में बिजनेस के बारे में आप जज मत करो। यानी कि हमको पता नहीं है, इवन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं है किस डायरेक्शन में चलने वाला है, कितने दिन के लिए चलने वाला है। तो डोंट वरी मच अबाउट इट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है। सो जो फील्ड में आप है, जो इंडस्ट्री में आप है, और जो इंडस्ट्री में आप क्रिएट करना चाहता है, जो प्रोफेशन में आप एक्सेलेंस पाना चाहता है, उसमें जो आज के दिन में क्या कर सकते हैं, आपको उसमें एक्सपर्टाइज बनने के लिए क्या क्या चीजें आज क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोचो।